हेलो बच्चा पार्टी। आज हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन फॉर क्लास 11th और 12th। यहाँ पे मैं पाइथन को एकदम स्टार्टिंग लेवल से आपको बता रहा हूँ कि पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें पाइथन में यूज़ होती हैं, जो कि क्लास 11 के बोर्ड एग्ज़ाम 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा और 11 में तो आपका है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो पाइथन की। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन आखिर है क्या? देखिए, पाइथन से पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। जैसे सबसे पहले जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो सी थी, ठीक है। सी को मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके बाद जावा आई, ठीक है, .NET आई, बहुत सारी लैंग्वेजेस आई। पाइथन आजकल सबसे ज़्यादा स्कोप में है, मतलब आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पाइथन का मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है IT सेक्टर में पाइथन। तो पाइथन है क्या? पाइथन है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट सुइटेड फॉर, किसके लिए ये यूज़ होती है? सबसे पहला है सर्वर या वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब ये सर्वर या वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं? देखिए, सर्वर बेस्ड या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस वो होती हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जैसे हमने facebook.com खोला, facebook.com, तो होता क्या है, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, उस पर टाइप करते हैं facebook.com। हमारी रिक्वेस्ट फेसबुक के सर्वर पे जाती है और फेसबुक हमें रिस्पॉन्स करता है अपने पेज को। तो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाता है? फेसबुक का पेज आ जाता है। फिर वहाँ हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमें डिस्प्ले होती है। तो सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होती है, जो हमारा क्लाइंट साइड होता है, उस क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर से, और सर्वर से हमारे क्लाइंट साइड यानी हमारे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम पे रिस्पॉन्स आता है। तो ये तो हो गई हमारी सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। दूसरा सॉफ्टवेयर्स। बहुत बार होगा ना कि हम लोग जैसे बिग बाज़ार गए, हम लोग किसी मेडिकल शॉप पे गए, तो वहाँ पे हमने कुछ मेडिसिन ली या बिग बाज़ार से कुछ ग्रॉसरी लिया, किसी ग्रॉसरी स्टोर पे गए, वहाँ पे हमने ग्रॉसरीज़ खरीदी, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, जब हम पेमेंट करते हैं तो वो हमें बिल देता है। अब वो बिल कैसे आता है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। वो सॉफ्टवेयर केवल उसी के सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहता है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंड एलोन एप्लीकेशन भी बोलते हैं, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर जिस सिस्टम में इंस्टॉल होगा उसी पे वर्क करेगा। इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है सर्वर बेस वाले को। भाई, हम अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं लंदन में, वहाँ से भी हमने अपना फेसबुक का अकाउंट लॉगिन कर लिया। हम अपना लैपटॉप लेके लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ से भी हमने एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में कोई चीज़ है जो कि यहाँ पे है, अब मान लो लखनऊ में हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, ये डेस्कटॉप लगा हुआ है। अब हम लंदन गए, अब हम डेस्कटॉप तो लेके लंदन नहीं गए, तो हम अगर चाहें लंदन में बैठ के सॉफ्टवेयर को वहाँ से इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर लें तो ये नहीं हो पाएगा। ये जिस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसी सिस्टम में वर्क करेगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? इसके लिए हम जैसे कर सकते हैं कि हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया कोई, ठीक है, हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया या इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर हो गया। इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में हम पाइथन का यूज़ करके इनको डेवलप कर सकते हैं। तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो हम पाइथन से बना सकते हैं। या फिर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे डिफेंस वगैरह की चीज़ें होती हैं, या जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें होती हैं, सैटेलाइट, मतलब माइक्रो सेकेंड्स का काम होता है, नैनो सेकेंड्स का काम होता है। तो उस टाइप की ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली था कि पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे पाइथन का यूज़ हो सकता है। लेकिन बेसिकली जो मेन फोकस एलिमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये तो था इंट्रोडक्शन पाइथन का। नेक्स्ट आते हैं कि पाइथन वर्क कैसे करता है। देखिए, पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में जो कोड यूज़र लिखता है, मतलब सपोज दैट मैंने कोड लिख दिया a = 5, b = 6, c = a + b एंड प्रिंट c। अब ये जनरल कोड समझिए, a के अंदर 5 चला गया, b के अंदर 6, c में क्या हो गया, इन दोनों का ऐड हो गया, और हम प्रिंट कर दे रहे हैं, मतलब डिस्प्ले कर दे रहे हैं c को। तो ये हमने कोड लिखा।
ये कोड हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो, मैंने लिखा, आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, आप ये समझ जाओगे। तो ये जो कोड होता है ये क्या होता है? सोर्स कोड। हमेशा इस कोड को क्या बोलते हैं? जो कोड यूज़र प्रोग्रामर लिखता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। अब जैसे हमने एग्ज़ाम में कॉपी लिखी, ये तो हमने लिख दी, हम समझ रहे हैं हमारा सही है भैया, 100 में 100 नंबर आएंगे। लेकिन क्या हमारे 100 में 100 नंबर आएंगे ये डिसीजन हम लेंगे? नहीं। ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेगा हमारा एग्जामिनर, जो हमारी कॉपी चेक करेगा। अब हमारे 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं, हमारे 70s में भी मार्क्स आ सकते हैं, हमारे 60s में भी मार्क्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हिज इवेल्युएशन ऑन आर कॉपी। तो अब यहाँ पे जो सेगमेंट लिखा है, जो हमारा कोड सेगमेंट है कि ये लिख गया, ये हमारा सोर्स कोड हो गया। अब इस सोर्स कोड को एग्जामिनर, पाइथन का एग्जामिनर कौन होता है? पाइथन का कंपाइलर। वो क्या करता है? इसको कंपाइल करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चेक करता है कहीं भैया कोई इसमें गलती वलती तो नहीं कर दी यूज़र ने, क्योंकि हमने बनाया, हम तो सोच के बना रहे सही है, लेकिन फिर भी हम मिस्टेक कर सकते हैं ना सिंटैक्स लिखने में, कोई वैल्यू लिखने में। तो कंपाइलर क्या करता है? इस सोर्स कोड को चेक करता है कि सिंटैक्स वगैरह सारी चीज़ें सही है, लॉजिकली सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो वो जो चीज़ होता है कंपाइलेशन के बाद में यहाँ पे क्या होता है, ये इसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर किस फॉर्मेट को समझता है? बाइनरी फॉर्मेट को, मतलब 1-0 एनकोडेड फॉर्मेट में जो चीज़ें होती हैं उसको सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। सिस्टम इस सारी सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो बाइनरी एनकोडेड चीज़ को समझता है। तो यहाँ पे क्या है, जो पाइथन है ये बाइनरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर पाइथन का कोड है उसको कंपाइल कर लिया, तो जो बाइनरी फॉर्मेट होता है वो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमको सेम आउटपुट मिलेगा। तो पाइथन किस किस के साथ वर्क करता है? लगभग ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लगभग काम करती है। तो मेनली इसमें क्या है, विंडोज़ के साथ भी काम करेगी, मैकिंटॉश जो मैकबुक होती है एप्पल का, उसके साथ भी काम करेगी, लिनक्स और यूनिक्स, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पाइथन वर्क करती है। बस होता क्या है, ये जो होती है ये बाइनरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब कहने का क्या है कि इस कोड को नहीं, वो इस कोड को क्या करेगी, हर सिस्टम पे एग्जीक्यूट करके सेम आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये था कि पाइथन इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करके आपको आउटपुट देता है। सपोज दैट एक कोड बनाया हमने ये वाला विंडोज़ में, इसका ये बाइनरी कॉपी किया और जाके हमने मैक वाले में एग्जीक्यूट किया, तो जो आउटपुट हमको यहाँ विंडोज़ वाले लैपटॉप में मिल रहा था, सेम हमारी मैकबुक में हमको भी सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये तो हो गया बेसिकली यहाँ पे कि आउटपुट किस तरीके से आता है और पाइथन हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है या नहीं। दूसरी चीज़, अभी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में एक बात करी थी, लैंग्वेज दो तरीके की होती हैं, एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो मैंने आपको बताया था सी, और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो हमारी पाइथन है ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है और इनहेरिटेंस होता है। तो ये सारी चीज़ों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन ये पूरा डिटेल में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जो सिलेबस है, जो लेसन है, वो हम आगे देखेंगे। 12th के कोर्स में है भी नहीं, फिर भी मैं अपनी आगे की वीडियोस में आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हम क्लास बनाएंगे, कैसे हम फंक्शंस बनाएंगे, कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली चीज़ों को हम यहाँ पे पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेटाज इन पाइथन। अब देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम क्या करते हैं, जर्नल जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है उसी को सॉल्व करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में जो हमारे पास डेटा होते हैं उसी पे ऑपरेशंस करके हम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पाइथन में किस किस तरीके के हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारी वैल्यू है कौन कौन सी हो गई, इंट। अब इंट में क्या है, जैसे कोई भी नंबर, इंट की रेंज आपको पता है क्या होती है, -∞ टू +∞। तो कोई भी नंबर जिसमें कि फ्लोटिंग पॉइंट ना हो, मतलब डेसिमल पोर्शन ना हो, वो हमारा किस डेटा टाइप का हो जाता है, इंटीजर डेटा टाइप का। दूसरा
फ्लोट किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारी डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे 2.36। अब इस वैल्यू का जो पाइथन का टाइप होगा वो इस वैल्यू को किस टाइप में करेगा? फ्लोटिंग टाइप में। अच्छा, एक तरीके का नंबर और होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो बेसिकली मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, या जो 11th में अभी आए उनको पता चल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लगा होता है। जो ये a हमारा होता है ये रियल नंबर होता है, और ये b वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। तो अगर इस टाइप के नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना, मैंने कहा था ना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम में भी पाइथन का यूज़ होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं अगर इन पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो इसके लिए जो पाइथन डेटा अंडरस्टैंड करता है वो डेटा किस टाइप का हो जाता है? कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाता है। इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? अगर हमें कैरेक्टर्स का कलेक्शन कहीं लिखना है, सपोज दैट अगर हमें कोई चीज़ ऐसे लिखनी है, आशीष लिखना है, तो आशीष देखिए इनमें तो कहीं आ नहीं सकता, नंबर तो है नहीं कहीं, ठीक है। तो आशीष क्या है? ASHISH, इन कैरेक्टर्स का क्या है? कलेक्शन है। तो इसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो डेटा टाइप इस तरीके के होते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, वो हमारा किस टाइप में आ जाता है? STR टाइप में आ जाता है। इसके बाद में सीक्वेंसेस। अब लिस्ट जो हमारी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? इस वाले ब्रैकेट में एक एक एलिमेंट। अब लिस्ट में कोई भी डेटा आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, और खुद लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है। तो वो लिस्ट वाले पोर्शन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी मैं केवल आपको ऑप्शन बता रहा हूं कि लिस्ट में होता क्या है। तो इस टाइप का जो डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एनक्लोज्ड विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हमारा लिस्ट में आ जाता है। टपल में बस ये होता है, अभी आगे डिफरेंसेस बताएंगे, ब्रैकेट्स हमारे चेंज हो जाते हैं, वैल्यू इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब ये नहीं कह सकते कि सर फिर टपल और लिस्ट में डिफरेंस ही क्या है? बहुत डिफरेंस है, लेकिन अब यहाँ पे केवल हम टपल्स और लिस्ट को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? हम केवल डेटा जानना चाह रहे हैं कि डेटा हमारा किस टाइप का होता है। तो टपल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिस्ट इस तरीके से, और दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। उतना ही डिफरेंस है जितना एक डोमिनोज वाले पिज़्ज़ा में एक रोड साइड वाले पिज़्ज़ा में होता है, ठीक है, उतना ही डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। अच्छा, इसके बाद आ गए हमारे बाइनरी। अब बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में जो बाइट्स होती हैं, मतलब मैंने आपको बताया था 1010 के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। तो ये जो चीज़ है, तो इसके लिए बाइट एरे और मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू बेसिकली क्या होता है? एक फंक्शन होता है, और बाइट और बाइट एरे का मतलब है जिसमें बहुत सारी बाइट्स कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर करी जा रही हूँ, तो वो बाइट एरे में आ जाता है। बाइट क्या है? उसकी सिंगल एंटिटी है कि जिसमें बाइट टाइप का मतलब एक बाइट में कितना डेटा किस फॉर्मेट में, जैसे 1010 ये डेटा है, इसको स्टोर किया जाएगा। और जो बाइट एरे होती है, इस तरीके के कई सारे डेटास को वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। बहरहाल ये 11th और 12th में नहीं है, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे। इसके बाद आता है मैपिंग। मैपिंग में आती है डिक्शनरी। ये जो डिक्ट लिखा हुआ है ये डिक्शनरी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे 1 पे क्या है? ASH, ये आ गया 1 पे। ऐसे ही 2:MAN। अब ये मिडिल ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, जिसमें कि ये जो पहली वैल्यू है ये की को रिप्रेजेंट करती है। इस की ये वाली चीज़ क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई। तो इसमें जो आता है वो की वैल्यू के पेयर में वैल्यूज स्टोर्ड होती हैं। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हो गई ये की हो गई, और ये जो हो गया ये इस की वैल्यू हो गई। तो मैपिंग का मतलब है जो डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है वो हम डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। इसके बाद आता है बूलियन। बूलियन का मतलब है यहाँ पे जो ये बूलियन डेटा है इसका मतलब है ट्रू या फॉल्स। अब जैसे मैंने कहा आपके मैथ्स में 90 नंबर है, अब आपके आ भी सकते हैं, नहीं तो आप क्या कहोगे? ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब या तो वो सही होगा जो मैंने बोला है या तो गलत होगा। तो ट्रू और फॉल्स इस टाइप के डेटा को
बूलियन टाइप का बोलते हैं, और इसके लिए बूल जो हमारा डेटा है वो लिया जाता है। सेट्स और फ्रोजन सेट्स। तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके से, जैसे हम मैथ्स में करते हैं 2, 3, 4, 5। ये पर्टिकुलर किस टाइप के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जैसे अगर हम इसको बोल सकते हैं इंटीजर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, तो इस टाइप के डेटा को जो हम मिडिल ब्रेसेस में, अब देखिए मिडिल ब्रेसेस में ये भी है, लेकिन ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डिक्शनरी, जो हमारा सेट है ये किस में होगा, केवल वैल्यूज के फॉर्म में होगा, ये किसी पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हो गया फ्रोजन सेट, सिलेबस में नहीं है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब सेट्स मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए सीक्वेंस में एक चीज़ थी रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज हमारा एक फंक्शन होता है जिसको हम लूपिंग में भी आगे यूज़ करेंगे कि रेंज किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे जो आपको बताने का पूरा मोटिव मेरा था वो ये था कि आप अवेयर हो जाओ कि अगर कहीं पे कोई चीज़ इस तरीके से लिखी है तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। कोई चीज़ अगर हमने लिख दिया -4 तो हम ये समझ जाएंगे इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, एक ये नंबर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पाइथन में डेटा का टाइप बताना, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, मतलब नेसेसरी क्या नहीं है, बताया ही नहीं जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा a = 2, ठीक है, हम ऐसे ही लिख देते हैं तो ये a किस टाइप का हो गया, a में 2 है, 2 भैया किसका होता है, इंटीजर टाइप का हो गया, लेकिन हमने कहीं पे ये नहीं बताया कि a इंट टाइप का है। अब एक चीज़ तो हो गई कि a इंटीजर टाइप का है, लेकिन हम पाइथन में ये भी कर सकते हैं कि a में हम ASH ये भी डाल सकते हैं। अब देखो, अब ये किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया, str टाइप का हो गया। तो सेम डेटा के टाइप को भी हम सिमिलर प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अभी IAS ऑफिसर थे, ठीक है, इसके बाद ये PM बन गए, ठीक। अरे CM तो बनी गए केजरीवाल जी, वो भी तो IAS ऑफिसर थे, IRS ऑफिसर थे, तो ये IAS ऑफिसर थे, अब बाद में क्या बन गया, PM बन गया। तो एक ही वेरिएबल का टाइप जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई। अब इसका टाइप हमने कहीं पे डिक्लेयर नहीं है, ना किया, ना यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, ना यहाँ पे हमने इंट डिक्लेयर किया। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि पर्टिकुलर डेटा का टाइप है क्या, ये a सपोज दैट जो हमने यहाँ पे लिखा है a = 2, अब हमें जानना है कि इसका टाइप है क्या, तो इसके लिए एक फंक्शन आता है टाइप, ठीक। और यहाँ पे जब हम टाइप a, ये चीज़ हम क्या करेंगे, प्रिंट से हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे a का टाइप ये बता देगा, और किस तरीके से बता देगा, क्लास इंट। इस तरीके से ये टाइप बता देगा कि ये क्लास इंट टाइप का है, क्योंकि पाइथन खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये 2 अगर इसमें स्टोर किया गया है तो ये 2 किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो बेसिकली डेटा के टाइप को अगर हमें जानना हो तो हम इस तरीके से टाइप फंक्शन का यूज़ करके डेटा का टाइप जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आया होगा। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं, लिस्ट, str, इंट, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कैसे कैसे डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन में, टोकन। अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है। टोकन का मतलब क्या है, एनी स्मॉल एंटिटी विच इज नीडेड टू क्रिएट पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। मतलब भैया वो छोटी से छोटी चीज़, कौनो चीज़ जिसका यूज़ हम क्या करेंगे, पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, टोकन कहलाती। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ का यूज़ ही नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग में, बस इतनी ही चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अब टोकन में होता क्या क्या है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स। केवल इतनी ही चीज़ें हम अपने प्रोग्रामिंग सेगमेंट में यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिटरल, पंचुएटर्स, सेपरेटर्स और ऑपरेटर्स।
नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है, तो देखते हैं। अब आइडेंटिफायर बेसिकली है क्या, जैसे मैं हूं, मेरा नाम आशीष पाठक है। अब मुझे मेरे फ्रेंड आशीष कह के बुलाते हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे आशीष कह के बुलाते हैं, ठीक है, मेरे टीचर्स मुझे आशीष कह के बुलाते थे, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे साथ मेरे कलीग हैं वो मुझे आशीष कह के बुलाते हैं। तो मेरा रिकग्निशन किससे होता है कि मैं आशीष हूँ, ठीक। तो ऐसे ही जावा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कोई वेरिएबल, अभी हमने आपको प्रीवियसली बताया कि ए में हमने डाला 4, तो अगर हमें ये जानना है कि 4 क्या है, तो 4 कहाँ पे है या 4 की आइडेंटिटी क्या है, तो वो ए में है। 4 को होल्ड कौन कर रखा, ए। तो नेम गिवन टू एनी सेगमेंट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम के किसी भी सेगमेंट को जो हम नाम देते हैं, जिससे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिफायर। अब नाम किस किस को देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास को नाम देते हैं क्लास नेम। अभी हमने वेरिएबल लिया था ABC, वो भी क्या था, नाम, तो वेरिएबल नेम हो जाता है। ऐसे ही अभी फंक्शन आप बनाओगे तो फंक्शन का नेम हो जाएगा, तो ये फंक्शन का नेम हो जाता है। तो ये सारे जो नेम हो जाते हैं ये और ETC, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, आइडेंटिफायर्स में। अब आइडेंटिफायर्स मतलब नाम ऐसा ही नहीं है कि भैया कुछ भी नाम रख लो, ठीक है। अब जैसे आप होता है घर में, अब भैया हो सकता है तुम्हारा नाम चुन्नू हो, मुन्नू हो, पुच्चू हो, ठीक है, और वो बाबू वाबू वाला तो खैर चलता ही रहता है, वो तो अलग की चीज़ है। लेकिन ये नाम घर में होते हैं ना, जैसे अब घर में बच्चा छोटा है, अब उसको भोलू भोलू भोलू, अब उसका नाम ही पड़ गया भैया भोलू। तो अब घर में पुराना कोई रिश्तेदार जब आपसे 15 साल बाद मिला आके, अरे भोलू भैया बड़े हो गए, अरे मेरा मुन्ना भोलू। अब आप सोच रहे हो आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप एंट्रेंस देने जा रहे हो वहाँ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का, ठीक है, आपको ये बुला रहा है भोलू भोलू। तो होता क्या है, जो आपको जिस नाम से रिकॉग्नाइज कर लेता है वो उसी नाम से आपको जानता है, ठीक है। अब नाम का चल रहा है तो नाम में किसी का नाम कुछ लोग चेंज भी कर देते हैं। जैसे अब मान लो किसी का बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज करके क्या बना दिया, उसको बाबू, अले मिला बाबू, अले मिला बाबू, ठीक है। तो ये सब भी होता है। तो नाम की बहुत अहमियत है, तो नाम ऐसे ही नहीं रख लेते हैं। जैसे अब मेरा नाम आशीष है, मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम यूसुफ है, तो अब उसका नाम यूसुफ और मेरा नाम आशीष, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में जो नाम होते हैं नेचर, गॉड, गॉडेस, इसको रिलेट करके रखे जाते हैं। वैसे मुस्लिम धर्म में भी उनकी जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से उनके नाम रखे जाते हैं। वैसे क्रिश्चियन में रॉबर्ट है, फ्लोसिस है, इस तरीके से उनके नाम रखे जाते हैं। तो ये जो नामकरण होता है, तो पाइथन में भी जो नामकरण चल रहा है इसको करने का रूल होता है। अब वो रूल समझ लो, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का एक क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, चूज आउट द इनवैलिड आइडेंटिफायर। मतलब 4 ठो आइडेंटिफायर आपको दिए रहेंगे और उसमें से एक को ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल के दिखाना होगा, ये वाला भैया गलत है और बाकी सारे सही हैं। तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा। तो रूल समझ में आ जाएंगे तो हम इनवैलिड पहचान लेंगे। अब रूल क्या है वो देखो, जो फर्स्ट लेटर है किसी भी नाम का पहला लेटर, या तो वो कैपिटल A से Z के बीच का कोई कैरेक्टर हो सकता है, या तो स्मॉल A से Z के बीच का कोई कैरेक्टर हो सकता है, या तो फिर वो क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा पहला कैरेक्टर अगर कुछ भी है तो सीधे काट दो, कह दो ये गलत है, इनवैलिड, खत्म। दूसरी चीज, आफ्टर द फर्स्ट लेटर, पहले लेटर के बाद, अब पहला लेटर हमने इनमें से कुछ लिख लिया, उसके बाद एनी कॉम्बिनेशन, मतलब कितना बड़ा भी, कितना लंबा, कितना बड़ा भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, 100, 150, मेमोरी पे भी डिपेंड करता है कि मेमोरी सर्वर की या सिस्टम की क्या है। तो आफ्टर द फर्स्ट लेटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर, फर्स्ट लेटर के बाद हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर कुछ भी लगा सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में हमारे ये आ गए, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट, डिजिट आ सकती हैं 0 से 9 के बीच की कोई, या फिर अंडरस्कोर, लेकिन ये पहले लेटर के बाद ही आएंगे, ठीक। तो दूसरा ये हो गया। इसके बाद कीवर्ड, कीवर्ड अभी आगे बताऊंगा। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, इनको किसी और तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर।
कीवर्ड आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, वो सेपरेट है, ठीक है। जैसे घर में आप घर के हर कोने को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन पापा मम्मी जहाँ पैसा रखते हैं ना, उसको नहीं खोल पाओगे, एक्सेस नहीं मिलेगा ना। अब वहाँ घुस गए गलती से, पीछे से मम्मी आके चट चट यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, इनको नहीं यूज़ कर सकते आइडेंटिफायर की तरह। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब भैया सेंसिटिव दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो तुम्हारे दिमाग में है वो भी होता है सेंसिटिव, वो बाकी ये भी है। तो केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे एक आइडेंटिफायर का नाम लिया हमने ए, ये हो गया 2, ठीक है। दूसरा लिया ए, ये हो गया 2, ये इसमें हमने मान लीजिए लिख दिया ASH। तो अब देखना है कि ये जो हमारा ए है स्मॉल वाला, ये अलग तरीके से ट्रीट होगा, ये अलग तरीके से। अब इस वाले ए में ये ओवरराइट नहीं हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया था कि एक वेरिएबल ए में हमने डाला था 2, फिर दूसरे में, तो अब ए की वैल्यू 2 से क्या हो गई थी, आशीष। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इस वाले ए में ASH आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में है और ये कैपिटल लेटर्स में। तो केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग समझता है ये। तो ये दोनों आइडेंटिफायर अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं, सपोज दैट मैं कि हमने आपको दे दिया 1A अंडरस्कोर B, A अंडरस्कोर 1 2 3 अंडरस्कोर 1 2 3 A 1 2 3 @ 1 2 अंडरस्कोर AB, ठीक। अब हमें इसमें बताना है कि इनमें इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है। तो हम अपने लॉस के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला पोर्शन हम चेक करेंगे कि क्या कह रहा है। पहला लेटर ये होना चाहिए, इसमें देखते हैं। पहला लेटर क्या है, 1। तो यहीं पे भैया गलत हो गया, तो इसको तो ऐसे चाकू ले काट दो, खत्म। ये तो हो ही नहीं सकता, पहला लेटर 1 आ गया, जो कि इसमें है ही नहीं। नीचे वाले में आते हैं, पहला लेटर सेटिस्फाई कर गया, फिर दूसरा लेटर, इसके बाद में क्या हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ठीक है भैया, अंडरस्कोर 1 2 3, मतलब अल्फा न्यूमेरिक ही है इसके बाद का पूरा, कोई बीच में और तो कैरेक्टर आया नहीं। तो भैया ये वाला तो वैलिड हो गया। इधर आते हैं, पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर हो सकता है वैलिड, फिर अल्फा न्यूमेरिक मतलब डिजिट या अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे डिजिट्स हैं, तो ये वैलिड। इसमें आ गए, पहला सही, 1 सही, 2 सही, 3 सही, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया। तो भैया अल्फा न्यूमेरिक में जो स्पेशल कैरेक्टर आता है वो क्या होता है, केवल अंडरस्कोर। यहाँ पे @ आ गया, तो ये गलत। अब यहाँ आप देखो, पहला कैरेक्टर 1 हो गया, फिर सीधा सा रूल है, पहला कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता अल्फाबेट और अंडरस्कोर के अलावा कुछ, तो ये भैया गलत। तो हमारे भैया एक ये सही है वैलिड और एक ये वैलिड सही है, बाकी 3 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। नामकरण को बस ऐसे चेक कर सकते हैं कि सही नाम रखा गया है कि नहीं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ पाइथन की इस पहली वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे की वीडियो में अब हम टोकन्स के बाकी जो पार्ट्स बचे हैं, कीवर्ड्स, लिटरल्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।